मुझे जबरदस्ती 100 ब्लाइंड डेट्स पर भेजा गया था। मैं जिससे भी मिलता सीधा बोल देता, मैं डिवोर्सी हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी खूबसूरत लड़की ये सुनते ही उठकर जाने के बजाय सामने बैठ गई। फिर उसने शांत आवाज में कहा, वैसे भी मैं इनफर्टाइल हूं। उसकी बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। जो हैंडसम लड़के और खूबसूरत लड़कियां उससे बात करने के लिए तैयार खड़े थे, सब चुपचाप वहां से निकल गए। सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल होने के बाद भी दोनों ब्लाइंड डेट पर आए हैं, मतलब दोनों में ही कोई प्रॉब्लम है। वो खूबसूरत लड़की ने अपना बिजनेस कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं थोड़ा हिल गया। घर और कार का लोन तो पहले ही खत्म हो चुका है। अगर 2 और बच्चे पालने पड़ गए तो शायद मैनेज हो ही जाएगा। कहीं ये अपने लिए हेयर तो नहीं ढूंढ रही? सच में? मैं जल्दी से बोला, लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, दोनों बच्चे मेरा सरनेम ही यूज करेंगे, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर मेरे भाई को पता चल गया कि मैं एक ब्लाइंड डेट पर जाकर उनके ट्विंस तक बेच आया हूं, तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात खत्म होते ही उस खूबसूरत लड़की ने बिना सोचे सीधा हाँ में सर हिला गया। फिर उसने कहा, मैं भी सिर्फ इसलिए आई हूं क्योंकि मेरी मॉम रोज डांटती रहती हैं। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मिस, क्या आप सीरियसली बोल रही हैं? सच कहूं तो आपकी कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, मैं आपके लायक ही नहीं हूं। ये कहकर मैंने उसे अपने भतीजे और भतीजी के साथ वाली फोटो दिखा दी। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने मेरी बात समझ ली, फिर बड़े तमीज से खड़ी हुई और वहां से चली गई। आखिर में हम दोनों की ब्लाइंड डेट बुरी तरह फेल हो गई। अगले 3 दिन तक घर वाले मुझे लगातार डांटते रहे और फिर मैं फाइनली कंपनी वापस आ गया। सच कहूं तो पहली बार मुझे ऑफिस आने की इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। तभी जनरल मैनेजर ने धीमी आवाज में मुझे बुलाया। शाओलू, ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस बड़े क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करना। अगर सब सही रहा तो प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज पक्का है। मैं तुरंत सर हिला दिया। जो इंसान जनरल मैनेजर को इतना नर्वस कर दे, वो छोटा आदमी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे बड़े क्लाइंट को नाराज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। जैसे ही मुझे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी, मैं सीधा खड़ा हो गया और अपनी प्रोफेशनल ऑफिस स्माइल दे दी। लेकिन अगले ही सेकंड मेरी आंखें फट गईं। सामने वही लड़की खड़ी थी, सू मुकिंग। मेरी ब्लाइंड डेट आज मेरी क्लाइंट बनकर मेरे सामने खड़ी थी और साफ था कि उसने भी मुझे पहचान लिया था। जनरल मैनेजर से फॉर्मल ग्रीटिंग करने के बाद उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और पूछा, और बच्चे कैसे हैं आजकल? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू मुकिंग इतनी नेचुरली बात करेगी। बाहर वाला कोई भी ये सुनता तो पक्का समझता कि हम दोनों काफी क्लोज हैं। मैं भी तुरंत बोला, हाँ, बच्चे घर पर बिल्कुल ठीक हैं। जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने देखा जनरल मैनेजर और बाकी सब लोग अजीब सी शक्ल बनाकर मुझे देख रहे हैं। मैं तुरंत ऑकवर्ड स्माइल देकर बात संभालने लगा, लेकिन बोलते ही मुझे रिग्रेट हो गया। ये सुनने में तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा हो। सू मुकिंग को आसपास के लोगों की क्यूरियस नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो बस इतना बोली, अच्छा है। अच्छा हो या बुरा, उससे क्या लेना देना, वैसे भी वो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। तभी उसने मुझे बुलाया, मिस्टर लू। मैं तुरंत बोला, जी प्रेसिडेंट सू। उसने पूछा, सुना है इस प्रोजेक्ट के मेन पर्सन आप ही हैं? मैं मुस्कुराया, नहीं, ये पूरी टीम की मेहनत है। जनरल मैनेजर तुरंत मेरी तारीफ करने लगे, प्रेसिडेंट सू, हमारे शाओलू बहुत टैलेंटेड हैं, स्पेशली डिजाइन डिपार्टमेंट में इनका काम आउटस्टैंडिंग है। सू मुकिंग ने बस हल्का सा सर हिला दिया, बिल्कुल, इनका डिजाइन काफी क्रिएटिव है। मुझे मानना पड़ेगा, इतनी कम एज में इतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं होती। कम से कम दूसरों की इज्जत रखना तो उसे अच्छी तरह आता था। लेकिन मुझे जल्द ही समझ आ गया कि बड़े क्लाइंट सच में बहुत डिमांडिंग होते हैं। सिर्फ उसके कुछ सजेशंस की वजह से मुझे पूरी रात जागकर प्रोजेक्ट मॉडिफाई करना पड़ा। मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम उन्हें गेट तक छोड़ने जा रहे थे, जनरल मैनेजर ने जानबूझकर मुझे आवाज लगाई, शालू, प्रेसिडेंट सू को बाहर तक छोड़कर आओ। प्रोजेक्ट का एक्स्ट्रा वर्कलोड याद आते ही मेरी स्माइल गायब हो गई, चाहे सामने इतनी ब्यूटीफुल वुमन ही क्यों ना खड़ी हो। सू मुकिंग की सेक्रेटरी कार लेने चली गई। हम दोनों कुछ दूर खड़े थे। अचानक माहौल इतना ऑकवर्ड हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। आखिर वो इम्पोर्टेंट क्लाइंट थी। मैंने हल्का सा खांस कर साइलेंस तोड़ दिया। सू मुकिंग ने मेरी तरफ देखते हुए भौं चढ़ा दी। मैं बोला, प्रेसिडेंट सू कैसी हैं आजकल? वो बोली, मैं ठीक हूं, लेकिन आपका फेस काफी टायर्ड लग रहा है। मैं अंदर ही अंदर सोचा, मैं टायर्ड ना लगूं तो और क्या लगूं। मीटिंग रूम में जो हाल मेरा तुमने किया है। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सू मुकिंग जैसे अचानक कुछ समझ गई। वो बोली, सिंगल फादर बनना काफी मुश्किल होता होगा। उस वक्त मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी और सू मुकिंग की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग चल रही है। फिर उसने पूछा,
लगता है आपके कोलीग्स को बच्चों के बारे में नहीं पता। मैंने चुपके से जनरल मैनेजर की तरफ हेल्प के लिए देखा। ब्लाइंड डेट के वक्त जो मैंने अपने नेफ्यू और नेफीज की फोटो दिखाकर झूठ बोला था, उसके बारे में ऑब्वियसली किसी को नहीं पता था। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि मेरे पास सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बोला, नॉर्मली मेरे पेरेंट्स ही उन दोनों का ख्याल रखते हैं, रोज उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं और साथ ही मुझे शादी करने के लिए भी प्रेशर देते रहते हैं। सू मुकिंग ने हल्का सा सिर हिला दिया। एक आदमी के लिए 2 बच्चों को संभालना सच में आसान नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ये औरत बस बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना उसके पीछे लाइन लग जाती। सच में कितना अफसोस की बात है। एक पल के लिए मुझे सू मुकिंग बहुत अकेली और बेचारी सी लगी, लेकिन अगले ही सेकंड मेरी सारी सिंपैथी उड़ गई, क्योंकि उसी वक्त उसकी पॉर्श धीरे धीरे हमारे सामने आकर रुक गई और मुझे याद आ गया, एक सैलरी वाले आदमी को सबसे पहले खुद पर तरस खाना चाहिए। कार में बैठने से पहले सू मुकिंग ने मुड़कर कहा, मॉडिफाइड प्रपोजल के लिए पहले ही थैंक यू। अगर कांटेक्ट करना हो तो। मैं मुस्कुरा कर बोला, जी प्रेसिडेंट सू। वो बोली, मेरा नंबर उस बिजनेस कार्ड पर लिखा है जो ब्लाइंड डेट वाले दिन दिया था। मेरी स्माइल और भी ऑकवर्ड हो गई। ब्लाइंड डेट फेल हो जाए तो उसका बिजनेस कार्ड कौन संभाल कर रखता है। बस उसकी इसी एक बात की वजह से उस रात में आधी रात तक अपने सारे कपड़े उलट पुलट करता रहा। तब जाकर मुझे वो पुराना सा मुरझाया हुआ बिजनेस कार्ड मिला। उस पर लिखा था सू मुकिंग। मैं गहरी सांस लेकर आखिर उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज ही दी। लगातार 1 हफ्ते तक ओवरटाइम करने के बाद फाइनली सू मुकिंग ने मेरा प्रपोजल अप्रूव कर दिया। जनरल मैनेजर मुझे बड़ी सिंपैथी से देखते हुए बोले, शाओलू, मुझे तो लगा था तुम्हारा और प्रेसिडेंट सू का कुछ चल रहा है। लगता है मैं ही ज्यादा सोच बैठा था। लगता है जो अफवाह है कि प्रेसिडेंट सू को मर्दों से नफरत है, वो सच ही है। हमारे हैंडसम शाओलू का ये हाल कर दिया उसने। मैं 1 सेकंड रुककर बोला, सर वैसे बोनस का क्या हुआ? जनरल मैनेजर ने हाथ हिलाकर कहा, टेंशन मत लो, प्रेसिडेंट सू से बात करना मुश्किल है, लेकिन पेमेंट देने में वो कभी कंजूसी नहीं करती। ये सुनते ही मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया और मेरे दिल में सू मुकिंग के लिए रिस्पेक्ट एक लेवल और बढ़ गई। सच कहूं, ब्लाइंड डेट के दिन उसने जो अपनी कंडीशंस सीधे सीधे बता दी थी, वो काफी ऑनेस्ट थी। उस दिन दोनों कंपनीज ने साथ में डिनर अरेंज किया। मैं हाथ में वाइन ग्लास लेकर चुपचाप बोनस का हिसाब लगा रहा था। न जाने क्यों आज मुझे सू मुकिंग पहले से ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी अचानक जनरल मैनेजर हैरान होकर बोले, अरे प्रेसिडेंट सू भी नंबर 3 हाई स्कूल में पढ़ी हैं। शाओलू, तुम भी तो वहीं से हो, तुमने कभी बताया ही नहीं। मैं भी हैरान रह गया और इंस्टिंक्टिवली सू मुकिंग की तरफ देखने लगा। ये शहर इतना भी छोटा नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों एक ही स्कूल से निकले हैं। मैं थोड़ा सोचकर बोला, शायद हम दोनों अलग बैचेस के होंगे, वरना आप जैसा चेहरा मैं कैसे भूल सकता था। सू मुकिंग कुछ देर चुपचाप मुझे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराकर वो बोली, मैं वहां सिर्फ 1 सेमेस्टर ही पढ़ी थी, उसके बाद मैंने स्कूल ट्रांसफर कर लिया था, इसलिए अगर आपको याद नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तब जाकर मुझे सब समझ आया। मैं ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोला, अच्छा तो बात ये थी। लगता है मेरी और सू मुकिंग की काफी अच्छी किस्मत जुड़ी हुई है। सू मुकिंग ने अपने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को हल्का सा घुमाया। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, ये बात भी सही है। डिनर रात के 10 बजे खत्म हुआ। जैसे ही हम होटल के 1st फ्लोर लॉबी में पहुंचे, वहां कुछ नशे में धुत लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक एक बियर की बोतल सीधा हमारी तरफ उड़ती हुई आ गई। लूचन! शाओलू, तुम ठीक हो? मैं तुरंत बोला, मैं ठीक हूं प्रेसिडेंट सू। ठीक हो तो अच्छा है। इतनी मुश्किल से प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई मेरे क्लाइंट को चोट पहुंचाए। वैसे भी सू मुकिंग की हेल्थ पहले से ज्यादा अच्छी नहीं थी। अगर वो बोतल उसके लग जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। सू मुकिंग बस चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। हंगामा खत्म होने के बाद उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा साफ और खूबसूरत लग रही थीं। रेस्टोरेंट मैनेजर भागते हुए आया और बार बार माफी मांगने लगा। वो नशे में धुत लोग भी वहां खड़े परेशान नजर आ रहे थे। सू मुकिंग ने ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, इन्हें यहां से ले जाओ। ये कहकर उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। तब जाकर मुझे पता चला कि मेरी इंडेक्स फिंगर पर लकड़ी का एक छोटा सा कांटा लग गया था और हल्का सा खून निकल रहा था। जख्म इतना छोटा था कि मुझे खुद भी पता नहीं चला था, लेकिन उसने देख लिया। मैं खुशी खुशी दूसरी पार्टी से कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट कर रहा था। तब सू मुकिंग बोली, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं।
जनरल मैनेजर और बाकी सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और हमें पहले ही कार तक छोड़ आए। रास्ते में एक मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी रुकी। सुमुकिंग नीचे उतरकर बैंडेड का एक पैकेट ले आई। उसने कहा, हाथ दो। मैं चुपचाप अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और मजाक करते हुए बोला, प्रेसिडेंट सू, आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हैं? थोड़ी देर और हो जाती तो ये चोट खुद ही ठीक हो जाती। सुमुकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाकर बड़े ध्यान से मेरी फिंगर पर बैंडेड लगाने लगी। कार के अंदर हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा रोज से कहीं ज्यादा नरम लग रहा था। उसकी उंगलियां गलती से मेरी स्किन को हल्का सा छू गईं और मेरी उंगलियों में एक अजीब सी करंट जैसी फीलिंग दौड़ गई। मेरी सांसें अचानक तेज हो गई। बैंडेड लगाने के बाद उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। हम दोनों इतने पास थे कि मुझे उसके बालों की हल्की सी खुशबू तक महसूस हो रही थी। मेरा गला खुद ही सूखने लगा। सांस भी बिना वजह तेज चलने लगी। मैं जल्दी से बोला, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो सिर्फ इतना बोली, मुझे पता है। उसकी ये सिर्फ 3 शब्द जैसे मेरे दिल में एक पत्थर गिर गया हो, और उसकी लहरें बहुत देर तक शांत ही नहीं हुई। मैं तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। उस पल मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। ये औरत सच में बहुत डेंजरस थी, लेकिन सुमुकिंग हमेशा की तरह बिल्कुल काम थी। बस पूरे रास्ते उसने गाड़ी पहले से काफी धीरे चलाई। जब मैं कार से उतरने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं की। मुझे डर था कहीं वो मेरे लाल होते कान न देख ले। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मेरा रूममेट ली हुई बिल्कुल उस कुत्ते की तरह मेरे पास दौड़कर आ गया जैसे मीट की स्मेल आ गई हो। उसकी आंखें चमक रही थी। डैम पोर्श, लूचियन, कमाल कर दिया तूने। कोई रिच शुगर मॉमी मिल गई क्या? मुझे भी इंट्रोड्यूस करा दे। मैंने उसका चेहरा धक्का देकर साइड कर दिया। तब मेरी नजर अपने हाथ पर लगी बैंडेड पर पड़ी। वो ब्राइट येलो स्पंजबॉब वाली बैंडेड थी। कितनी भी देखो बहुत क्यूट लग रही थी। मेरे दिमाग में फिर से वही सीन चलने लगा जब सुमुकिंग सिर झुकाकर बड़े प्यार से मेरी फिंगर पर बैंडेड लगा रही थी। मैं उसे उतारने ही वाला था, लेकिन मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। छोड़ो, स्पंजबॉब का क्या कसूर है? मैं ऑकवर्ड सा खासा, और आखिर में उसे उतारने की हिम्मत ही नहीं हुई। उल्टा उसे और अच्छी तरह से सीधा कर दिया। प्रोजेक्ट ऑफिशियली खत्म हो गया। बोनस भी अकाउंट में आ गया। सिर्फ अकाउंट बैलेंस देखकर ही मूड अच्छा हो गया। मुझे अचानक लगा सुमुकिंग थोड़ी ठंडी जरूर है, लेकिन बाकी हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ मैनर्स के लिए मैंने उसे मैसेज भेजा, प्रेसिडेंट सू, प्रोजेक्ट के दौरान सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं फ्यूचर में फिर साथ काम करेंगे। मुझे लगा था वो मैसेज इग्नोर कर देगी, लेकिन उसका रिप्लाई तुरंत आ गया। फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम वाकई काफी केपेबल हो। मैं फोन देखकर खुद ही मुस्कुरा दिया। ये औरत थोड़ी कोल्ड जरूर है, लेकिन लोगों को पहचानने की उसकी नजर बहुत अच्छी है। मैं अभी खुशी हो रहा था कि उसका दूसरा मैसेज आ गया। लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प की थी, मैं अभी तक प्रॉपरली थैंक यू नहीं कह पाई। इस सैटरडे तुम फ्री हो? मैं तुम्हें डिनर खिलाना चाहती हूँ। मैसेज देखते ही मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। रुको, सिर्फ मुझे डिनर पर बुला रही है? तभी मेरा बड़ा भाई लुए दोनों ट्विंस को लेकर घर आ गया। चाचू! दोनों छोटे बच्चे तुरंत मेरे पास दौड़ आए। मैं दोनों को गोद में उठा ही रहा था कि मेरा भाई सीधा किचन की तरफ मुंह करके जोर से चिल्लाया, मॉम, बड़ी खुशखबरी है, हमारे घर का लोहे का पेड़ फाइनली फूल दे रहा है। किचन के अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। अगले ही सेकंड मॉम और डैड दोनों चमकती आंखों के साथ बाहर आ गए। कौन है? किसकी बेटी है? कितनी एज है? कब घर ला रहे हो? मैं अभी मना ही करने वाला था, लेकिन मेरा भाई और आग लगा गया। सच बता, नहीं तो पिछली बार वाली लड़की की छोटी बहन से तेरी सेटिंग करा देता हूं। मेरा दिमाग गर्म हो गया और बिना सोचे मुंह से निकल गया, जरूरत नहीं, मेरी ऑलरेडी एक पार्टनर है, पिछली ब्लाइंड डेट वाली लड़की। वैसे भी सुमुकिंग से बात करना ऑलमोस्ट ब्लाइंड डेट जैसा ही लगता था। मॉम और डैड की खुशी देखने लायक थी। लग रहा था बस रो ही पड़ेंगे। सिर्फ मेरा बड़ा भाई शक भरी नजरों से मुझे देख रहा था। सच बोल रहा है? तेरे जैसा पिकी आदमी भी किसी को पसंद कर सकता है? मैं सीधा खड़ा हो गया और कॉन्फिडेंस से बोला, बिल्कुल। वो एक रिच और ब्यूटीफुल वुमन है, नेचर भी बहुत अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो मुझे बहुत पसंद करती है। जैसे ही मैंने ये कहा, फोन टिंग करके बजा। पूरे घर की नजर मेरे फोन पर चली गई। मैंने स्क्रीन ऑन की। सुमुकिंग ने एक फोटो भेजी थी। उसमें डिज्नीलैंड के 2 वीआईपी टिकट्स थे, साथ में एक वॉइस मैसेज भी। सैटरडे का वेदर काफी अच्छा रहेगा, मुझे लगा तुम बच्चों को भी साथ ले जाना चाहोगे। पूरा घर 3 सेकंड के लिए बिल्कुल शुभ हो गया। मेरा बड़ा भाई दोनों वीआईपी टिकट्स को ऐसे घूर रहा था जैसे गेम में लेजेंडरी आइटम देख लिया हो। उसने सीधा मेरे कंधे पकड़ लिए। डैम लूचन, ये ब्लाइंड डेट थी या कोई टॉप सीक्रेट एजेंट? लगता है सीधा डेल्टा फोर्स से निकल कर आई है। मैं अभी भी शॉक में था। तब तक मेरा भाई फोन पकड़कर बेशर्मी से चिल्लाने लगा, उसे एक और हस्बैंड चाहिए क्या? ऐसी अमीर लड़की रोज रोज थोड़ी मिलती है। मैं बस फोन की स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी स्माइल किसी भी तरह कंट्रोल नहीं हो रही थी।
तभी दोनों छोटे बच्चे एक साथ चिल्लाए, हम डिज्नीलैंड जाएंगे। मैं एकदम स्पीचलेस हो गया। सच कहूं, मुझे लग रहा था सुमुकिंग को हम दोनों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसका असली टारगेट तो ये दोनों बच्चे ही हैं। डिनर पर बुलाना सिर्फ बहाना था। वो एक्चुअली बच्चों से मिलना चाहती थी। उन दोनों चमकती वीआईपी टिकट्स को देखकर मुझे एक बात समझ आ गई, सुमुकिंग शायद सच में बच्चे बहुत चाहती है। मैं अपने बड़े भाई की तरफ मुड़ा और बोला, भाई क्या तुम तियान तियान और वान वान मुझे ऑफिशियली दे दोगे? मेरे भाई ने बिना सोचे जवाब दिया, निकल यहां से। मैंने अफसोस भरी सांस ली। कितना अफसोस है, सुमुकिंग इतनी अमीर है, ऐसी इनहेरिटेंस का चांस सीधा हाथ से निकल गया। आखिर मुझे मजबूरी में उसका इनविटेशन मना करना पड़ा। इस वीकेंड दोनों बच्चों की हॉबी क्लासेस हैं, इसलिए शायद हम नहीं आ पाएंगे। थैंक यू प्रेसिडेंट सू। थोड़ी देर बाद सुमुकिंग का रिप्लाई आया, कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन पर लिखे उस छोटे से मैसेज को घूरता रहा। पता नहीं क्यों मेरे हाथों में हल्का सा पसीना आ गया। फिर उसका एक और मैसेज आया, तो फिर सिर्फ हम दोनों चलते हैं। सिर्फ हम दोनों? मैं अभी ओवरथिंक करना शुरू ही कर रहा था कि सुमुकिंग ने एक और मैसेज भेज दिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट का ऑर्डर है, तो मना तो नहीं करोगे, राइट? मैं जानबूझकर व्हाइट हुडी पहनकर गया था ताकि थोड़ा यंग लगूं। कम से कम मेरे और इस फीमेल सीईओ के एज गैप का फील थोड़ा कम हो। मैंने सोचा था हम डिज्नीलैंड जाएंगे, लेकिन सपने में भी नहीं सोचा था कि सुमुकिंग, जो नॉर्मली इतनी एलिगेंट और क्लासी रहती है, अपनी पोर्शे चलाकर सीधा एक शोर शराबे वाले गेम आर्केड के सामने गाड़ी रोक देगी। आज सुमुकिंग ऑफिस वाले फॉर्मल कपड़ों में नहीं थी। उसने क्रीम वाइट वुलन ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर से एक लूज डेनिम जैकेट। उसका रोज का शार्प और पावरफुल ऑरा आज काफी सॉफ्ट लग रहा था, बिल्कुल किसी कॉलेज से निकलती हुई लड़की जैसी। बस जैसे ही वो आर्केड के अंदर गई, वो वहां बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगने लगी। डांस मशीन, रेसिंग गेम्स, हर तरफ फ्लैशिंग लाइट्स। सुमुकिंग उन सबको देखकर थोड़ी कंफ्यूज सी हो गई। फिर धीरे से बोली, बचपन में मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, या तो एडवांस्ड मैथ्स या पियानो। मैं कभी ऐसी जगह नहीं आई। वो सीधा टोकन काउंटर पर गई, क्यूआर स्कैन करके एक बड़ा सा बकेट भरकर गेम कॉइन्स ले आई। उसने आधे कॉइन्स मेरे हाथ में रख दिए। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। मुझे सिखाओ। उसकी एक्सप्रेशन देखकर मुझे सब समझ आ गया। मेरा बेकार का प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट तुरंत एक्टिवेट हो गया। मैं चेस्ट फुलाकर बोला, नो प्रॉब्लम प्रेसिडेंट सू, आज बस मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, सबसे पहले डबल बाइक रेसिंग। आप यहां बैठिए, ये एक्सेलरेटर है, और टर्न लेते वक्त बॉडी को बाइक के साथ लीन करना। मैं उसके बगल वाली बाइक पर बैठ गया, बहुत कूल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी सुमुकिंग मेरी तरफ देखकर बोली, लूचन, एक बेट लगाएं। मैंने बोला, किस बात की? वो मुस्कुराकर बोली, जो हारेगा उसे विनर की एक विश बिना कंडीशन माननी होगी, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। प्रेसिडेंट सू, हार गई तो रोना मत। 3 मिनट बाद मैं स्क्रीन पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ देख रहा था, लॉस्ट। मैं पूरी तरह चुप हो गया। सुमुकिंग मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई। लगता है ड्राइविंग स्किल्स में तो मुझसे कम हो। मैं तुरंत बोला, मैं जानबूझकर हार गया था। वो हल्की सी मेरी तरफ झुकी। उसकी गर्म सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। बेट हार गए हो, अब पनिशमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे आधे बॉडी में करंट सा दौड़ गया, लेकिन असली बेइज्जती तो अभी बाकी थी। हम शूटिंग जोन में गए। मैंने सोचा, चलो यहां अपनी रिस्पेक्ट वापस ले आता हूं। मैंने बोला, ये गन थोड़ी हैवी होती है, रिकॉइल भी काफी होता है। प्रेसिडेंट सू, ऐसे पकड़ना पड़ता है। मैं उसका हाथ पकड़कर सिखाने ही वाला था, लेकिन उसने एक ही हाथ से गन उठा ली। उसने हल्की सी आंखें सिकोड़ी और उसका पूरा ऑरा 1 सेकंड में बदल गया। अब वो बिल्कुल लेजी नहीं लग रही थी, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल शूटर की तरह। उसने प्रॉपरली एम भी नहीं किया। स्क्रीन पर ज़ॉम्बीज एक एक करके गिरने लगे। कॉम्बो, कॉम्बो, कॉम्बो। उसकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ थी जैसे पानी बह रहा हो, कूल भी और डेंजरस भी। आर्केड का हाई स्कोर उसने वहीं तोड़ दिया। आसपास खड़े छोटे बच्चे शौक में देखते रह गए। एक बच्चे का लॉलीपॉप तक मुंह से गिर गया। वो जोर से बोला, वाओ, दीदी स्पेशल एजेंट है क्या? कितनी कूल है।
मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। भाई सही बोल रहा था, ये औरत शायद सच में डेल्टा फोर्स से आई है। सू मुकिंग ने गन नीचे रखी, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, और क्या खेलोगे? अभी तक जो मेरी ईगो बची थी वो भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह जो चॉकलेट मिलने का वेट कर रहा हो। उसे देखकर सच में स्ट्रेस कम हो रहा था। मैं अपनी लास्ट बची हुई मेल ईगो बचाते हुए बोला, चलो क्लॉ मशीन खेलते हैं, इसमें सब लक होता है। मुझे नहीं लगता तुम यहां चीट कर पाओगी। हम क्लॉ मशीन के पास गए। मैं स्लीव्स फोल्ड करके पूरी कंसंट्रेशन के साथ गेम खेलने लगा। सू मुकिंग बस चुपचाप मेरे पास खड़ी देख रही थी। पहली बार मिस, दूसरी बार टॉय पकड़ा लेकिन आधे रास्ते गिर गया। 5 मिनट बाद प्राइज बॉक्स अभी भी खाली था और मेरी ठंडे पसीने छूट रहे थे। सू मुकिंग ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, उल्टा उसने एक बोतल निकाली, कैप खोला और सीधा मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने बिना सोचे झुककर एक सिप पी लिया। अगले ही सेकंड मुझे याद आया, ये बोतल तो वो खुद पी रही थी। इनडायरेक्ट किस। मेरा चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया, लेकिन सू मुकिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। वो सिर्फ बोली, अब मैं ट्राई करती हूं। उसने जॉयस्टिक पकड़ी, उसकी आंखें सिर्फ मशीन पर थीं। क्लॉ नीचे गया और बिना किसी सस्पेंस के सीधा पिंक लेपर्ड टॉय बाहर आ गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लग रहा था जैसे वो टॉय नहीं, शॉपिंग कर रही हो। थोड़ी ही देर में आधी मशीन खाली हो गई। आसपास के लोग तालियां बजाने लगे। सू मुकिंग नीचे झुकी, सबसे बड़ा पिंक लेपर्ड उठाया। मैं सोच रहा था वो उसे अपने बैग में रखेगी, लेकिन वो सीधा मेरी तरफ चलकर आ गई, इतनी पास जैसे ऑलमोस्ट मेरे से टकरा ही गई हो। उसने पिंक लेपर्ड मेरे हाथ में रख दिया। हाइट का डिफरेंस होने की वजह से वो हल्की सी पैलों के अंगूठों पर खड़ी हुई और बहुत नेचुरली मेरा उलझा हुआ फ्रिंज ठीक कर दिया। गेम खेलते वक्त बाल पूरे उलझ गए। उसकी ठंडी उंगली जैसे ही मेरी फोरहेड को छुई, मुझे लगा मेरा दिल धड़कना ही भूल जाएगा। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, मिस्टर लू, अगर तुम्हारी लक वीक भी है तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्किल है। आगे से जितने टॉयज चाहिए मैं तुम्हारे लिए सब जीत दूंगी। उसकी आवाज में हल्का सा प्यार था, बहुत हल्का, लेकिन महसूस हो रहा था। इस बार आसपास खड़ी लड़कियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं और मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया। मैं पिंक लेपर्ड को पकड़कर बस वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल ब्लैंक। ये स्क्रिप्ट उल्टा चल रहा है क्या? गेम मार्केट से बाहर निकलने के बाद सू मुकिंग बोली, मुझे भूख लगी है, और सीधा मुझे ड्रीम टावर ले गई। 66th फ्लोर का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, जहां एक डिनर का बिल देखकर ही आदमी बेहोश हो जाए और रिजर्वेशन 1 महीने पहले करनी पड़ती है। क्लियरली वो यहां की वीआईपी थी। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। 28th फ्लोर पर लिफ्ट का डोर खुला और मेरी बडलक, वहीं मेरा कॉलेज क्लास मॉनिटर फैंग वेनवेन मिल गई। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। आज वो काफी ओवरड्रेस थी। मुझे देखते ही 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर उसके एक्सप्रेशन अजीब हो गए। वो फेक स्माइल के साथ बोली, लूचन, क्या कोइंसिडेंस है? सुना है ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही। आज बॉस के साथ क्लाइंट मीटिंग पर आए हो। मैं जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसने एक और तीर छोड़ दिया। वैसे मेरा अभी अभी ली चिंग से ब्रेकअप हुआ है। आज जिस लड़के के साथ डिनर था वो भी नहीं आया। अगर तुम फ्री हो तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी। तभी सू मुकिंग, जो अब तक चुप थी, अचानक आगे बढ़ी। वो सीधा मेरी साइड आई और बिना कुछ सोचे मेरा हाथ पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया। ये कोई फॉर्मल डिस्टेंस वाला होल्ड नहीं था, ये सीधा ओनरशिप डिक्लेयर करने वाला होल्ड था। उसने हल्का सा सर झुकाया, फैंग वेनवेन की तरफ एक ठंडी नजर डाली और शांत आवाज में बोली, सॉरी मिस, आज रात आचैन फ्री नहीं है। उसे घर जल्दी जाना है, बच्चे उसका वेट कर रहे हैं, उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुननी है। फैंग वेनवेन का मुंह खुला का खुला रह गया। लूचन, तुम्हारे बच्चे भी हैं? सू मुकिंग ने बिल्कुल काम होकर सर हिला दिया, फिर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों की ठंडक 1 सेकंड में पिघल गई। सच कहूं तो इस एक्टिंग के लिए ऑस्कर भी कम था। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, हाँ, एक क्यूट सा ट्विन बॉय और गर्ल बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। स्पेशली उनकी आंखें बिल्कुल आचैन जैसी हैं। अगली बार बच्चों को इतनी देर तक वेट मत करवाना। मैं बस वहीं जम सा गया, सिर्फ ऑकवर्ड तरीके से सर हिलाकर उसका साथ दे दिया। जैसे ही लिफ्ट का डोर खुला, सू मुकिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेरे साथ बाहर निकल गई। पीछे सिर्फ फैंग वेनवेन खड़ी रह गई,
पूरे शॉक में। विंडो सीट पर बैठने के बाद भी बाहर की लाइट्स देखते हुए मेरा दिमाग अभी तक हैंग था। ये औरत झूठ बोलते वक्त आंख भी नहीं झपकती क्या? मैं हल्की सी खांसी लेकर बोला, प्रेसिडेंट सू, आज आपने एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नहीं कर दी? सू मुकिंग बड़े आराम से स्टेक कट करते हुए बोली, मैंने बस तुम्हारी बेकार वाली एडमायरर को रोक दिया। उसके लिए थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझसे हिसाब करोगे? फिर वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, बस उन 2 बच्चों पर थोड़ा तरस आया जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये कहकर उसने अपनी प्लेट का नीटली कट किया हुआ स्टेक मेरी तरफ कर दिया और अपनी प्लेट अपनी तरफ खींच ली। उसकी ये मूवमेंट इतनी नेचुरल थी जैसे हम सालों से साथ रहने वाले हस्बैंड वाइफ हों। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। शर्म छुपाने के लिए मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जो काफी दिनों से मेरे दिल में अटका हुआ था। प्रेसिडेंट सू, आपके प्रोफाइल पिक्चर पर जो कैलीग्राफी है वो किसने लिखी थी? सू मुकिंग 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसने नाइफ और फोक टेबल पर रख दिए, फिर बहुत ही हल्की और सॉफ्ट आवाज में बोली, एक लड़के ने, जिसे मैंने बहुत सालों तक सीक्रेटली पसंद किया था। उस वक्त हम दोनों बहुत छोटे थे। मैं कभी अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पाई और इसी वजह से उसे खो दिया। मेरा दिल आधा वहीं टूट गया, जैसे किसी ने सर से लेकर पैर तक बर्फ का पानी डाल दिया हो। अभी तक जो हल्का सा स्वीट फीलिंग थी वो तुरंत कड़वाहट में बदल गई। तो उसके दिल में पहले से ही कोई था। मैं उस प्रोफाइल वाले लू चैन कैरेक्टर को याद करने लगा। उसकी राइटिंग बोल्ड और स्टाइलिश थी, बिल्कुल किसी लड़के की हैंडराइटिंग लग रही थी। लेकिन एक सेकंड, ये राइटिंग इतनी familiar क्यों लग रही है? हाई स्कूल में कूल दिखने के चक्कर में मैं भी इसी स्टाइल की सिग्नेचर प्रैक्टिस करता था, लगभग बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मैंने ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। बस दिल के अंदर अजीब सी चुभन महसूस होने लगी। उसका वो व्हाइट मूनलाइट अब सिर्फ उसके दिल का हिस्सा नहीं था, वो मेरे दिल में भी कांटा बन चुका था और मेरी बेकार सी वन साइडेड फीलिंग्स को वहीं खत्म कर गया। अगले कुछ दिन मैंने डिसाइड कर ही लिया, मैं सू मुकिंग से दूर ही रहूंगा। मेरे जैसे सिर्फ थोड़ा हैंडसम इंसान की क्या औकात उसके इतने सालों पुराने प्यार के सामने। लेकिन जिस चीज से जितना भागो वही सबसे पहले सामने आ जाती है। वीकेंड पर मैं इंपोर्टेड सुपरमार्केट गया था, भाई के दोनों बच्चों के लिए स्नैक्स और टॉयज लेने। बस एक कॉर्नर टर्न किया ही था कि सामने सू मुकिंग खड़ी थी। वो शॉपिंग कार्ट धकेल रही थी, बिल्कुल सीरियसली डेली यूज की चीजें चूज कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, कितना कोइंसिडेंस है, बच्चों के लिए शॉपिंग। उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़ी टॉय गन और सस्ते स्नैक्स के पैकेट्स पर पड़ी। मैं ऑकवर्ड सा सर हिला दिया। मैं चुपचाप निकलने ही वाला था कि उसने पीछे से आवाज लगाई, रुको। फिर उसने ऊपर वाले शेल्फ की तरफ इशारा किया, मेरे लिए वो बॉटल निकाल दोगे? मैंने ऊपर देखा, सबसे ऊपर रेड वाइन रखी हुई थी। हाई हील्स पहनने के बाद भी वो उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। मैं मजबूरी में उसके पास गया। जैसे ही मैंने हाथ ऊपर बढ़ाया, हम दोनों बहुत क्लोज आ गए। मेरी चेस्ट ऑलमोस्ट उसकी बैक से टच हो रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे पीछे से हग कर लिया हो। लेकिन सू मुकिंग पीछे नहीं हटी, उल्टा वो हल्की सी मेरी तरफ और लीन कर गई। उस 1 सेकंड में मेरी हार्ट बीट की आवाज सुपरमार्केट के म्यूजिक से भी ज्यादा लाउड लग रही थी। मैंने बॉटल उसकी कार्ट में रख दी और तुरंत निकलने लगा, लेकिन उसने मेरी रिस्ट पकड़ ली। फिर ऑस्ट्रेलियन M9 बीफ का एक बॉक्स उठाया और सीधा मेरी गरीब सी शॉपिंग कार्ट में डाल दिया। पिछली बार डिनर में देखा था, तुम्हें ये डिश पसंद थी, थोड़ा और खाया करो। मैं तुरंत मना करने लगा, प्रेसिडेंट सू, ये बहुत महंगा है, पिछली बार का डिनर ही अब तक रिटर्न नहीं कर पाया। लेकिन उसने मेरी बात इग्नोर कर दी। उसने और 2 बॉक्सेस उठाए, इंपोर्टेड चेरीज की, जिन्हें देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं हैरान होकर बोला, ये सब मेरी कार्ट में क्यों डाल रही हैं? सू मुकिंग ने दोनों हाथ फोल्ड किए, हल्का सा आईब्रो रेस किया और सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोली, ये सब बच्चों के लिए है, तुम थोड़ा कम खा लोगे तो क्या हो जाएगा? फिर बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोली, या फिर मैं खुद ये सब तुम्हारे घर छोड़ आऊं? ये सीधी सीधी धमकी थी। मैं तुरंत डर गया। शॉपिंग करते करते हम डेली एसेंशियल्स वाले सेक्शन में पहुंच गए। सू मुकिंग अचानक रुक गई। उसने एक कपल टूथब्रश सेट उठाया, फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, ब्लू बेटर है या पिंक? मैंने बिना सोचे बोल दिया, ब्लू, थोड़ा क्लीन लगता है। उसने बिना कुछ सोचे ब्लू पिंक वाला कपल सेट कार्ट में डाल दिया। मैं वहीं फ्रीज हो गया। एक अजीब सा थॉट मेरे दिमाग में आया, ये किसके लिए खरीद रही हैं? उस व्हाइट मून लाइट के लिए? मेरे दिल में फिर से जलन होने लगी। बिलिंग काउंटर पर पहुंचते ही उसने मेरी पूरी शॉपिंग का पेमेंट ही कर दिया। कैशियर आंटी मुस्कुराकर बोली, बेटा
तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है और कितनी केयरिंग भी है। फ्यूचर में तुम बहुत लकी रहोगे। मैं तुरंत एक्सप्लेन करने ही वाला था, लेकिन सू मोकिंग मुझसे पहले बोल पड़ी। हल्की सी स्माइल के साथ बोली, आंटी, आपकी नजर सच में बहुत अच्छी है। मॉल से बाहर निकलते ही बाहर का स्क्वायर लोगों से भरा हुआ था। मैं चुपचाप भागने ही वाला था कि सू मोकिंग ने फिर आवाज दी, रुको। वो पास वाले एक छोटे स्टॉल की तरफ दौड़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक ब्लू कॉटन कैंडी लेकर वापस आई। वो हल्की सी पैरों के अंगूठों पर खड़ी हुई और कॉटन कैंडी मेरे सामने कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि मना करना नामुमकिन था। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है लूचेन, सिर्फ तुम्हारे लिए। उस रात मैं उस आधी बजी हुई कॉटन कैंडी को गले लगाकर सोता रहा। नींद बिल्कुल नहीं आई। तभी मेरा फोन बजा। सू मोकिंग का कॉल था। जैसे ही मैंने रिसीव किया, उसकी आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई, बिल्कुल हल्की और नशा चढ़ा देने वाली, जैसे अभी अभी नहाकर निकली हो। लूचेन, क्या आज मैंने तुम्हें डरा दिया? मैं तुरंत मना करने ही वाला था, लेकिन उसने मेरी बात का वेट ही नहीं किया। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा सीरियस थी। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी फीलिंग्स अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं, तो लूचेन, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मेरे दिमाग में जैसे पटाखे फूट गए। मैं खुशी से पागल होने ही वाला था कि अचानक मुझे उसकी पुरानी बात याद आ गई। मैंने दांत भींच लिए। मेरी आवाज भी कांप रही थी। सू मोकिंग, बस एक सवाल का जवाब दो। जिस लड़के को तुम इतने सालों से सीक्रेटली पसंद करती थी, उस व्हाइट मून लाइट को, क्या तुम आज भी उससे प्यार करती हो? फोन के दूसरी तरफ 3 सेकंड की खामोशी छा गई, लेकिन मेरे लिए वो 3 सेकंड पूरी सदी जैसे थे। फिर उसकी आवाज आई, हां, मैं हमेशा से उसे प्यार करती हूं। उस एक सेंटेंस ने मेरा दिल ठंडा कर दिया। मैं धीरे से बोला, तो फिर हम दोनों पॉसिबल नहीं है। तुम मुझे उसका रिप्लेसमेंट समझ रही हो ना? ये कहकर मैंने फोन काट दिया और पूरा का पूरा कंबल के अंदर घुस गया, बिल्कुल 200 किलो के उदास बच्चे की तरह। अगले दिन हाई स्कूल रीयूनियन था। मैं दुख भुलाने के लिए लगातार ड्रिंक करता रहा। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। सू मोकिंग अंदर आई और सबके सामने बोली, हबी, चलो घर चलते हैं। उस एक सेंटेंस ने पूरा रूम हिला दिया। वो सीधा मेरा हाथ पकड़कर मुझे रेस्टोरेंट से बाहर ले गई। ठंडी रात की हवा लगी और मेरी ड्रिंक का असर और बढ़ गया। मैंने उसका हाथ झटक दिया। लाल आंखों से उसकी तरफ देखकर बोला, किसका हब्बी? जाओ, अपने व्हाइट मूनलाइट के पास जाओ। मेरे पास क्यों आई हो? मैं किसी का रिप्लेसमेंट नहीं बनूंगा। सू मोकिंग ने मुझे दीवार के साथ लाइटली कॉर्नर कर दिया। फिर हल्की सी हंसी, लूचेन, तुम अपने ही ऊपर इतनी जेलसी कर रहे हो? वो एक कदम और पास आ गई। दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसकी गर्म सांसें मेरे होठों के पास महसूस हो रही थी। फिर धीरे से बोली, मेरे प्रोफाइल पिक्चर का वो कैरेक्टर 10th क्लास में तुमने लिखा था, और वो लव लेटर भी, जो तुमने सिर्फ 50 युआन कमाने के लिए किसी और के बिहाफ पे लिखा था। जिस बेवकूफ को मैंने 10 साल तक सीक्रेटली प्यार किया, वो अभी मेरे सामने खड़ा है। मेरा दिमाग वहीं ब्लैंक हो गया। लव लेटर? वो मेरा लिखा हुआ था? यादों का दरवाजा एकदम से खुल गया। मुझे सब याद आ गया। उस दिन एक छोटी सी गली में मैं अकेला ही 3 गुंडों से लड़ गया था और एक लड़की को बचाया था जिसका रास्ता उन्होंने रोक लिया था। उस लड़की ने कैप पहनी हुई थी। मैं उसका चेहरा क्लियरली नहीं देख पाया था। बस इतना याद था कि वो बहुत फेयर थी और बहुत पतली। उसके बाद किसी ने मुझसे उस लड़की के लिए लव लेटर लिखने को कहा। मैंने पैसे लिए और बिना रुके सीधा 3000 वर्ड्स का लव लेटर लिख दिया। लेटर के एंड में मैंने आदत के हिसाब से अपना स्टाइलिश लू साइन भी कर दिया। वो मेरी सिग्नेचर स्टाइल हुआ करती थी। तो वो लड़की तुम थी, और जिसने मुझसे लव लेटर लिखवाया लेकिन कभी भेजा ही नहीं, वो भी तुम ही थी? सू मोकिंग हल्की सी मुस्कुराई। आखिर तुम्हें याद आ ही गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। लूचन, तुम अपने ही ऊपर इतनी जेलसी कर रहे हो। लूचन, तुम मुझे 10 साल से पीछा कर रहे हो। इस बार तुम कहीं नहीं भाग सकते। अगले ही पल उसने सीधा मुझे किस कर लिया। ये सिर्फ एक हल्का सा किस नहीं था, इसमें थोड़ी सी नाराजगी थी और पूरे 10 साल की तड़प भी। मैंने भी इंस्टिंक्टिवली उसकी कमर पकड़ ली, उसे और पास खींच लिया और सिचुएशन को उल्टा कर दिया। अब मैं ही लीड कर रहा था। रोड के बीचों बीच इतने सारे लोगों के सामने हम दोनों इतनी देर तक किस करते रहे जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। सांसों के बीच मैंने धीरे से कहा, मिस सू, इस बार तुम जीत गई। इस जिंदगी में मैं तुमसे कभी नहीं बच पाऊंगा। जब हम अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे, तभी अचानक मेरे भाई की कार की हेडलाइट्स ऑन हो गईं।
दोनों छोटे ट्विन्स कार की विंडो से चिपककर हमें देख रहे थे। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं खत्म हो गई। मुझे तब पता चला कि सुमुकीन को बहुत पहले से पता था कि वो दोनों बच्चे मेरे नहीं, मेरे भाई के हैं। वो सिर्फ उन दोनों को बहाना बनाकर मेरे करीब आना चाहती थी, और वैसे भी उसे बच्चे वैसे ही बहुत पसंद थे। शादी के कुछ टाइम बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर 2 लाल लाइंस देखते ही मैं एक्साइटमेंट में सुमुकीन को सीधा गोद में उठा लिया और लगातार 3 चक्कर घूम गया। मैं पापा बनने वाला हूं, मेरा अपना बेबी होगा। सुमुकीन ने अपनी बाहें मेरे गले के अराउंड डाल दी और बिल्कुल उस बिल्ली की तरह मुस्कुराई जिसने अभी अभी मछली चुरा ली हो। फिर हंसी के साथ बोली, अब तुम्हें अपने भाई से जेलस होने की जरूरत नहीं है। लूचन, तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। मैंने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया और थोड़ा एम्बैरेस्ड होते हुए बोला, उस वक्त जो लव लेटर लिखा था वो तो सिर्फ पैसे के लिए गोस्ट राइटिंग थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी लगाकर सिर्फ तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखूंगा। सुमुकीन ने धीरे से मेरे कान के पास किस किया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी जैसे शहद टपक रहा हो। ठीक है मिस्टर लू, बस एक बात याद रखना, ये लव लेटर बहुत लंबा होगा और इसे पूरा लिखने के लिए हमें पूरी जिंदगी साथ रहना पड़ेगा।